गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको बताया था शिक्षण विधि क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसका अर्थ क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या हैं। हमारा टॉपिक है बात आती है कि शिक्षण विधि होती क्या है, ये मैंने आपको कल बताया। और अच्छी शिक्षण विधि किसे कहेंगे जिसमें ये विशेषताएं हों। पहली विशेषता है जो भी शिक्षण विधि हम काम में ले रहे हैं वो वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ हो। वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ। वैज्ञानिक से तात्पर्य जो शिक्षण विधि का तथ्यात्मक अध्ययन, तथ्यात्मक शिक्षण करा सके अच्छे तरीके से, जिसमें हम शिक्षण सहायक सामग्री काम में लें, जिसमें हम शिक्षण कौशल काम में लें, उसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण और दृष्टांत काम में लें और बालक को आसानी से उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्रमबद्ध रूप में प्राप्त हो जाए, विश्वसनीय और वैध रूप में ज्ञान प्राप्त हो जाए। और वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दो शब्द आपने सुने होंगे, एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा व्यक्तिनिष्ठ। इनमें अंतर क्या है? वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है किसी भी समय, किसी भी देश में, किसी भी जगह कभी भी उसका परिणाम परिवर्तित नहीं हो, एज इट इज रहे, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ। यानी जैसी वस्तु है ऐसी ही मिले। जैसे हम एक प्रश्न करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आप भारत में पूछ लीजिए, आप अमेरिका में पूछ लीजिए, आप हमारे दुश्मन देशों में चाइना, पाकिस्तान वगैरह में पूछ लीजिए, हमारे दूसरे जो स्टेट्स हैं, चाहे केरला में पूछ लीजिए, चाहे राजस्थान में पूछ लीजिए, चाहे दिल्ली में पूछ लीजिए, चाहे कश्मीर पूछ लीजिए, सभी जगह का उत्तर एक ही आएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अब बात आती है वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता की। व्यक्तिनिष्ठता से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति का अपना विचार भी सम्मिलित हो, उसे कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता। जैसे कश्मीर में आपने प्रश्न किया कि गेहूं की खेती कैसे होती है। वहाँ के जो लोग गेहूं की खेती करते हैं वो तरीका उनका है, वो उस तरीके को बताएंगे। राजस्थान में आपने ये प्रश्न किया, राजस्थान में अपने तरीके से बताएंगे। महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र में अपने तरीके से बताएंगे। कहने का मतलब कहीं भी हम बात करेंगे तो इसका बोने के टाइम में अंतर आ जाएगा, इसकी सिंचाई में अंतर आ जाएगा, इसकी खरपतवार निकालने आदि की जो टेक्निक्स हैं उनमें अंतर आ जाएगा, तो उनकी कटाई नराई में भी जो है अंतर आ जाएगा। हमारे यहाँ मशीन नहीं काम करती है, आदमी काटते हैं, पंजाब में मशीन काटती हैं। तो इस तरह से उसमें अलग अलग चीज़ें उस क्षेत्र विशेष से रिलेटेड उसमें समाहित हो जाती हैं। उस चीज़ को कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता, यानी व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण उसमें सम्मिलित हो जाए। तो इस तरह की जो शिक्षण विधि होती हैं जिन्हें अच्छी कहा गया है वो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होती हैं, उसमें व्यक्तिनिष्ठता सम्मिलित नहीं होती। इसीलिए अच्छी शिक्षण विधि के लिए कहा गया है कि वह शिक्षण विधि काम में लेनी चाहिए जो वैज्ञानिक हो और वस्तुनिष्ठ हो। दूसरी बात करते हैं, नंबर 2, आवश्यक और अनावश्यक। का भान कराने वाली, का भान कराने वाली। अच्छी शिक्षण विधि हमें यह आभास कराती है
कि कौन सी विषय वस्तु हमारी आवश्यक है और कौन सी अनावश्यक है, किस चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छी शिक्षण विधि का ये गुण है, वो हमें ऑटोमेटिक ये प्रेरित करती रहती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरा है स्वाध्याय हेतु प्रेरित। स्वाध्याय हेतु प्रेरित। अच्छी शिक्षण विधि हमें स्वाध्याय हेतु भी प्रेरित करती है, शिक्षक को भी और शिक्षार्थी को। शिक्षक को कैसे करती है? मान लीजिए मैंने व्याख्यान विधि चुनी कि मुझे व्याख्यान विधि से कल एक पाठ पढ़ाना है, तो उसमें मुझे ऑटोमेटिक ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं अपने पाठ की तैयारी कर लूँ ताकि मैं बालकों को अच्छे से अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ। लेक्चर मेथड में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह से मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसके मस्तिष्क में आती रहेंगी। और विद्यार्थी को कैसे प्रेरित करती है? जब हम बालक को पढ़ाते हैं, उससे बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, अगले दिन उसको होमवर्क भी देते हैं, तो इन सारे कार्यों को करने के लिए वह स्व प्रेरित होता है। जैसे कक्ष में हम उसे पढ़ा रहे हैं, कक्ष में 40 मिनट का 45 मिनट का पीरियड लेने के बाद हम क्लास से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद बालक को जब भी समय मिलेगा वो ऑटोमेटिकली उसका अध्ययन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसी विधि से पढ़ाया गया है जो ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए वो लालायित होता है, इसलिए इस विधि को अच्छा कहा गया है। अगली है तर्क एवं चिंतन शक्ति विकास। अच्छी शिक्षण विधि हमारे बच्चों में तर्क और चिंतन क्षमता जो है, चिंतन शक्ति भी बढ़ाती है। कैसे? एक ही चीज़ के विभिन्न प्रकार के उदाहरण हम देंगे तो इससे बालक में तर्क करने की क्षमता विकसित होगी। जब बालक में तर्क करने की क्षमता होगी तो उसका आधार है चिंतन। जब तक वो इस पर चिंतन नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा। इसलिए अच्छी शिक्षण विधि तर्क और चिंतन दोनों को हमें प्रेरित करती है, दोनों काम हमारे अंदर जो है विकसित करती है, हमारे बालकों में इस चीज़ का विकास करती है ताकि वो आसानी से किसी भी चीज़ को सीख जाएं। सौद्देश्य यानी कोई भी शिक्षण विधि होगी उद्देश्यपूर्ण होगी, बगैर उद्देश्यों के किसी भी शिक्षण विधि का निर्धारण हम नहीं कर सकते। अर्थात जो भी शिक्षण विधि है वो हमें अपने उद्देश्यों के लिए प्रेरित करेगी, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगी कि भाई हमने क्या क्या पाठ के लिए क्या क्या उद्देश्य रखे हैं, उन उद्देश्यों को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। और सजीव शिक्षण शिक्षण कब नीरस हो जाता है? जब हम अच्छे उदाहरण, अच्छे दृष्टांत उसमें नहीं दे पाते, तो हमारा जो शिक्षण है वो सजीव नहीं रहता, बल्कि ये बनावटी हो जाता है। और सजीव शिक्षण उस शिक्षण को कहेंगे जिस विधि के माध्यम से अच्छा बालकों को लगे कि हाँ हमें शिक्षण कराया जा रहा है। ऐसे नहीं कि वो बालक सोचें कि ये टाइम पास कराया जा रहा है। इसलिए अच्छी शिक्षण विधि सजीव शिक्षण को सजीव बनाती है, नेचुरल बनाती है, उसमें किसी भी प्रकार की बनावटीपन नहीं होती। अगली है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। अच्छी शिक्षण विधि के माध्यम से बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि शिक्षक जब विभिन्न प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछता है तो अलग अलग छात्रों से पूछता है। ऐसा नहीं कि आगे की लाइन में जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं से पूछ लिया या पीछे की लाइन में बैठे उन्हीं से पूछ लिया। प्रश्न पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए पूछा जाता है और किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके और बाय नेम उसको खड़ा किया जाता है कि भाई आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो पूरी क्लास के बालकों को ऐसे उसमें जो है
चांस मिलता है सब बालक ये सोचते हैं कि मुझे मेरे साथ भेदभाव नहीं हुआ। यदि हम किसी बालक को छोड़ देते हैं, उस बालक के हम प्रश्न नहीं पूछते हैं या कक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें सहभागिता उसकी नहीं लेते हैं, तो उसके अंदर हीनता की भावना विकसित हो जाती है। लेकिन अच्छी शिक्षण विधि सारे बच्चों को प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण या प्रजातांत्रिक वातावरण पैदा करती है, जिससे बालक अपने प्रश्न आदि को आसानी से पूछ सकता है और बता सकता है। अगला है सामाजिकता के गुण। अच्छी शिक्षण विधि सामाजिकता के गुण भी बालक में विकसित करती है। जिस तरह से समाज में हम रहते हैं, हमारे अंदर सहिष्णुता, प्रेम, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर विकसित हो जानी चाहिए। तो अच्छी शिक्षण विधि इन चीज़ों को बालक में विकसित करती है। सद्नागरिकता के गुण। अच्छी शिक्षण विधि बालक में सद्नागरिकता के गुण भी विकसित करती है। सद्नागरिकता से तात्पर्य है वह बालक जो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से कक्षा में बैठता है, कक्षा के बाहर जाने के बाद समाज में, परिवार में, सब जगह उसी दृष्टिकोण से पूरी सारी चीज़ों को देखता है। किसी के अधिकारों का वो हनन नहीं करता और बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो इस तरह से ये अच्छी शिक्षण विधि बालक में सद्नागरिकता के गुण भी विकसित करता है। और अगला है कार्य के प्रति लगाव। अच्छी शिक्षण विधि हमारे कार्य के प्रति भी लगाव पैदा करती है कि ये हमारा अपना कार्य है। जैसे अच्छी शिक्षण विधि के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, बालक की समझ में भारी बात आई या नहीं, इसके लिए हम बीच बीच में बोध प्रश्न पूछते रहते हैं। उन बोध प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें कुछ मौखिक स्वीकार कर लेने चाहिए, कुछ बालकों से बोर्ड पर आकर लिखवाना चाहिए, जिससे बालक को लगे कि हाँ, कक्षा की प्रोसेस में मेरा भी सहयोग है, अर्थात कार्य के प्रति भी उसका लगाव हो। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अच्छी जो शिक्षण विधि है वो अच्छी शिक्षण विधि के ये गुण होते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अच्छी शिक्षण विधि में इन समस्त गुणों का होना बहुत नितांत आवश्यक है। यदि ये गुण उसमें नहीं है तो अच्छी शिक्षण विधि हम उसे नहीं कह सकते। अब बात करते हैं अच्छी शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। बात आती है कि शिक्षण विधियों का वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। वर्गीकरण से तात्पर्य है किस किस व्यक्ति ने किस किस तरह से शिक्षण विधियों के बारे में कहा है। रूसो ने शिक्षण विधि को प्रमुख रूप से 4 प्रकार उसके बताए हैं कि हम जो भी सीखते हैं इन 4 प्रकार से ही सीखते हैं। किसी भी शिक्षण विधि के लिए ये 4 चीज़ें बहुत आवश्यक है, जिसमें पहली है करके सीखना। करके सीखना। यदि हम कोई भी कार्य लेते हैं, उस कार्य को यदि हम करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, तो हम जल्दी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हाथों हाथ उसकी थ्योरी हो रही है और हाथों हाथ उसका प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इस तरह से रूसो ने कहा है कि कोई भी शिक्षण विधि हो वो ऐसी होनी चाहिए जो बालक को करके सिखाती हो। यानी कक्षा में बालक बैठा है, कोई भी शिक्षण विषय हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें बालक करके सीखे। करके सीखने से तात्पर्य है शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें बालक का योगदान लिया जाए। बालक का योगदान कैसे लिया जाएगा? जैसे शिक्षक ने आदर्श वाचन करके बता दिया, उसके बाद बालकों से अनुकरण वाचन करवाइए, बालकों से भावबोध प्रश्न पूछिए, विचार विश्लेषण प्रश्न पूछिए, बोध प्रश्न पूछिए, विकासात्मक प्रश्न पूछिए। कहने का मतलब पाठ की प्रकृति के अकॉर्डिंग जो जो प्रश्न उसमें समाहित किए गए हैं उन सारे प्रश्नों को उनसे पूछे तो बालक जल्दी सीखेगा। अर्थात बालक करके सीखता है। विज्ञान के विषयों में देख लीजिए आप, विज्ञान के विषयों में कक्ष में शिक्षक ने मान लीजिए थ्योरी पढ़ा दी लेक्चर के माध्यम से, लेकिन उसको लैब में ले जाके प्रयोग करके नहीं सिखाया तो बालक नहीं सीख पाएगा।
यदि उसको बजाय क्लास के प्रयोगशाला में ले जाए, प्रयोगशाला में सारी चीज़ों को बालक को बताते चलें और प्रयोग करवाते चले हाथों हाथ ही, तो बालक जल्दी सीखेगा। इसलिए अच्छी शिक्षण विधि के लिए उन्होंने कहा है कि ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, पहला करके सीखना, दूसरा प्रयोग द्वारा सीखना, प्रयोग से यहाँ तो तात्पर्य है वो केवल लैब से ही नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ों से भी है। जैसे मैं कहता हूँ आपसे 2 और 2 4 होते हैं, आपने कहा कि साहब प्रयोग करके बताइए 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं, तो मैं प्रयोग करके बताऊंगा आपको 3 + 1 2 + 2 1 + 2 + 1, फिर बताऊंगा 1 + 1 + 1 + 1। अब हम इसको जब देखेंगे तो कोई सा भी इसमें से देख लेंगे, उसका उत्तर कितना आएगा? 4। यह प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया कि 2 और 2 4 होते हैं। दूसरा सामाजिक उदाहरण लें। हम बालक से कहते हैं देखो बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी अपनी बात है वो बिल्कुल सीधी सट बातों में कहनी चाहिए, उसमें कोई भी किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जब हम बालक को कहते हैं फिर उसको कहें कि अब जो चीज़ें आप कह सिखाइए इनको आप प्रयोग करके देखिए, समाज में जाकर इनको आप यूज कीजिए। तो बालक जब समाज में जाता है तो सबसे नमस्ते करता है, प्रेम से बोलता है, तो सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो अच्छी लगती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बालक ने प्रयोग करके सीखा कि वास्तव में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से शिक्षण विधि का दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रयोग द्वारा ही हम उसमें सीख पाते हैं। तीसरा है निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण द्वारा कैसे सीखते हैं? यानी देखकर सीखना। कक्षा 6 के बालक को यह पूछा जाए कि बोर्ड किस तरह से डाला जाता है, उसको कक्षा में आप पढ़ा दीजिए, 1 महीने बाद पूछिए वो नहीं बता पाएगा। लेकिन उसको पोलिंग बूथ पर ले जाया जाए और वहाँ उसको संपूर्ण प्रक्रिया दिखवाई जाए, निरीक्षण करवाया जाए और उसके बाद आकर उससे पूछा जाए कि बेटा बोर्ड किस तरह से डाला जाता है, वोटों की प्रक्रिया क्या है, तो सारी जानकारी आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्यक्ष वहाँ देखा है। एडगर डेल ने कहा है कि बालकों को, छोटे बालकों को जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, सामाजिक महत्व की चीज़ें हैं, उनको निरीक्षण के द्वारा बताना चाहिए ताकि वो ज्ञान उनके मस्तिष्क में स्थायी रहे। आप लोगों ने देखा होगा भ्रमण आदि जब कहीं कराते हैं तो 85% लोग ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाते हैं। वहाँ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो हम कक्षा पढ़ाते हैं उन चीज़ों से बालकों को वहाँ रूबरू कराते हैं, जिससे उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है। इससे कहा जा सकता है कि अच्छी शिक्षण विधि जो होती है उसमें निरीक्षण के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। और अगला है खोज द्वारा सीखना। खोज द्वारा सीखना। बात आती है भाई खोज द्वारा कैसे सीखते हैं। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, अनुसंधान करना, रिसर्च। इसका मतलब होता है तलाश और इसका अर्थ होता है पुनः तलाश। या खोज। डिस्कवरी भी कहते हैं। जिस चीज की तलाश हम कर चुके हैं उस चीज को सत्य की कसौटी पर खरा उतरा कि नहीं उतरा, उसे कहते हैं रिसर्च। पुनः तलाश, उसी चीज की पुनः तलाश कर रहे हैं कि क्या ये सही है। 2 और 2 4 होते हैं, क्या ये सही है। जब प्रयोग किया, उसको वर्गीकृत किया, तो उसमें आया कि वास्तव में 2 और 2 4 ही होते हैं। ठीक है। इस तरह से तलाश के द्वारा भी हमें सीखना मिलता है।
जो शिक्षण विधि के माध्यम से हमें पढ़ाया गया है वो सही है या गलत है, इसकी तलाश बालक स्वयं करता है और इसके माध्यम से भी बालक को सीखना होता है। ये चार जो बातें हैं ये रूसो ने कहा कि सारी शिक्षण विधियाँ इसी पर आधारित है, लेकिन इस बात से रूसो तो सहमत था लेकिन पेस्टोलॉजी इससे सहमत नहीं था। उन्होंने पेस्टोलॉजी कहता है कि शिक्षण विधियाँ बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं, यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षण विधियों का चयन होना चाहिए ताकि बालक की रुचि, क्षमता, आवृत्ति आदि के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ा सकें। यदि मनोवैज्ञानिक आधारों पर हमारी शिक्षण विधि नहीं है तो हम अच्छे तरीके से बालकों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए उन्होंने इसका जो आधार बताया है वो मनोवैज्ञानिक बताया है। लेकिन इनके विचारों से हार्वर्ड महोदय सहमत थे और हार्वर्ड ने इनके चार बातें बताई कि भाई जो भी शिक्षण विधि है उसको हम चार तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली है स्पष्टता, यानी कोई भी शिक्षण विधि है वो ऐसी होनी चाहिए जो विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से व्याख्यात करती हो, स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण उसका देती हो, उसकी एक एक चीज को बताने वाली हो। जैसे राष्ट्रीय चिन्ह आप पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय चिन्हों में पहला पढ़ा रहे हैं आप तिरंगा, तिरंगा झंडा, ठीक है। तिरंगा झंडे को कक्षा 6 के बालक को हम वर्गीकृत करके कैसे पढ़ाएंगे जिससे बालक आसानी से समझ जाए, यानी इसको स्पष्ट करना है तिरंगे को। हमें बालकों से कहेंगे कि आप 3 तरह की रिबन लाइए, एक बालक केसरिया कलर की रिबन लाएगा, दूसरा बालक सफ़ेद लाएगा और तीसरा बालक हरे कलर की रिबन लाएगा, और आप में से एक लड़की चूड़ी लाएगी। इस तरह से इस चूड़ी में फेविकॉल के माध्यम से आपको स्टिक लगानी है 12, इस तरह से, तो 12 के 24 ये हो जाएंगे। इस तरह से लगाएंगे ना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 12 जब हम इसमें लगाएंगे तो ये एक चक्र बन जाएगा जिसमें 24 ये चक्र हो जाएंगे। और फिर एक को कहेंगे भाई आप डंडा लेके आना, एक बालक के डंडा लेके आया। अब यहाँ इसका हमें जो तिरंगा झंडे का एक निर्धारित माप है 2/3, यानी इसकी चौड़ाई 2/3 होगी, चौड़ाई और लंबाई। इसी के अनुपात में हमें अब यहाँ जोड़ना है। हमने तीनों जो रिबन मंगाए थे, तीनों रिबन हमने यहाँ इस डंडे से जोड़ दिए। ये चूड़ी उठा के हमने यहाँ रख दी और इस डंडे को हमने जमीन में यहाँ गाड़ दिया, ठीक है। इस तरह से अब बताओ बच्चों, सफ़ेद कलर, केसरिया कलर किस बात का प्रतीक है? हमारे यहाँ के त्याग और बलिदान का, सफ़ेद शांति का, और तीसरा हरा हमारी प्रोग्रेस का, यानी हमारी खुशहाली का। तो इस तरह से झंडा हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम त्याग और बलिदानी हैं, शांति प्रिय हैं और बहुत ही समृद्धशाली हैं। लेकिन इसमें जो चक्र है वो इस बात का संकेत देता है कि हमें कभी रुकना नहीं है और 24 घंटे हमें निरंतर प्रगति के पथ पर चलता रहता है। इस तरह से ये हमारा तिरंगा झंडा हमने बालकों को बताया। अब इसमें सारी चीज़ स्पष्ट हो गई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बालक उसे नहीं बता सकता। इस तरह से हम जो शिक्षण विधि काम में ले रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरह से स्पष्ट करने वाली हो। दूसरी है संबंध। संबंध स्थापित करने वाले होने चाहिए। संबंध किस चीज़ में? जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को बालकों के जीवन से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। यदि हम बालक के जीवन से उसे संबंधित करके पढ़ाएंगे तो बालक उसमें इंटरेस्ट लेगा। यदि उसके जीवन से संबंधित करके हम उसे नहीं पढ़ाएंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसे अपना समझेगा ही नहीं। इसलिए जो भी शिक्षण विधि हम काम में लेते हैं, हार्वर्ड ने कहा है कि उसका संबंध बालक के जीवन से होना चाहिए। और व्यवस्था, तीसरा इन्होंने बताया है कि जो शिक्षण विधि हम काम में ले रहे हैं
वो व्यवस्थित रूप से काम में लें, जिससे बालक आसानी से समझ जाए, और फिर वो इन तीनों से मिलकर एक विधि बन जाएगी, एक लॉ बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। हमें उसी के अकॉर्डिंग फिर शिक्षण कराना होगा। इस तरह से इसके चार तरह से हम इसका वर्गीकृत कर सकते हैं। एक नियम हो गया कि भाई कोई भी शिक्षण विधि होगी उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए, व्यवस्थापन होना चाहिए, तभी वो जाके विधि बनेगी। इनके शिष्य जिलर इनसे सहमत नहीं थे और उन्होंने एक 5वां पद और जोड़ दिया। 5वां के थे तो 4 ही, लेकिन उसमें प्रस्तावना, इसको स्पष्टता को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भागों में बांट दिया। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। हार्वर्ड महोदय के जो शिष्य थे जिलर, इन्होंने इस स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया और इस तरह से इसको पंचपदीय नाम दिया। 1 पद, 2 पद, तीसरा स्पष्टता, चौथा व्यवस्था और 5वां विधि। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो ये 4 थे, 1, 2, 3 और 4, इन चारों से हर्बर्ट स्पेंसन सहमत नहीं थे और उन्होंने स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया, एक प्रस्तावना और एक प्रस्तुतिकरण। बात आती है कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण क्या है। प्रस्तावना से तात्पर्य है प्रेजेंटेशन, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से, इंट्रोडक्शन पार्ट का पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए जो कक्ष के अंदर सामान्य एक शिष्टाचार होता है, सामान्य प्रश्नोत्तर होता है, उसको कहते हैं हम प्रस्तावना। इसका फायदा क्या है? बालक का ध्यान हम एकदम से अपने टॉपिक पर लाएंगे तो बालक अच्छे तरीके से एकदम से उस पर नहीं आएगा, लेकिन प्रस्तावना के माध्यम से बालक के प्रीवियस नॉलेज को देखें कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित बालक पूर्व ज्ञान कितना रखता है और उसको नवीन ज्ञान से जोड़ देंगे तो बालक का ध्यान आसानी से हमारी विषय वस्तु की ओर आ जाता है। इसे कहते हैं प्रस्तावना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है। विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए कि हमारी विषय वस्तु क्या है। हमारी विषय वस्तु जब तक हमें पता नहीं चलेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। विषय वस्तु की जानकारी हमें यह होनी चाहिए कि क्लिष्ट है या सामान्य है। यदि क्लिष्ट विषय वस्तु है तो हमें शिक्षण सहायक सामग्री जरूर काम में लेनी चाहिए। यदि क्लिष्ट नहीं है तो सहायक सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः ही हम बोर्ड के माध्यम से, चौक के माध्यम से, टॉक के माध्यम से आसानी से बालकों को समझा सकते हैं। लेकिन यदि हमारी विषय वस्तु बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है, तो यह संभव नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो भी हम शिक्षण विधि काम में लें वो ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से हमारे बालकों को समझ में आ जाए। इस तरह से शिक्षण विधियों का हम वर्गीकरण करते हैं। अब बात आती है शिक्षण विधि कितने प्रकार की होती हैं। शिक्षण विधियों के जो प्रकार हैं, सामान्यतः शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 परंपरागत शिक्षण विधि। और नंबर 2 आधुनिक शिक्षण विधि।
बता दीजिए आधुनिक शिक्षण विधि और परंपरागत शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है। परंपरागत शिक्षण विधियों से तात्पर्य है वे शिक्षण विधियां जो प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होती आ रही हैं। सबसे पहले सिर्फ एक ही शिक्षण विधि थी, आश्रम व्यवस्था से लेकर आज तक वो प्रचलन में है और उसका ही प्रयोग विश्व में सबसे ज़्यादा किया जाता है। उस विधि का नाम है व्याख्यान विधि। इस विधि में शिक्षक सर्वे सर्वा होता है, शिक्षार्थी गौण होता है, जबकि आधुनिक शिक्षण विधियों में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। आधुनिक शिक्षण विधियों को मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि इसीलिए कहा गया है कि बालक की क्षमता, रुचि, आवृत्ति, मानसिक स्तर, आयु, कक्षा के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि का चयन किया जाता है, जबकि परंपरागत शिक्षण विधियों में ऐसा नहीं है। गुरु आश्रम व्यवस्था के टाइम पर छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ, उस समय भी यह विधि प्रभावी थी परंपरागत शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि। यानी जो परंपरागत ट्रेडिशन चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, उन विधियों को हम परंपरागत शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें 3 विधियां आती हैं। नंबर 1 व्याख्यान विधि, नंबर 2 पाठ्य पुस्तक विधि, नंबर 3 कहानी कथन विधि, यानी परंपरागत शिक्षण विधियों के अंतर्गत केवल 3 शिक्षण विधियों को रखा गया है और आधुनिक शिक्षण विधियों में 10 शिक्षण विधियों को, जिनका अध्ययन मैं आपको नेक्स्ट कालांश में कराऊंगा। धन्यवाद।